एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 725 वोट में से 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्गिट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले हैं। धनखड़ की धाकड़ जीत के बाद दिल्ली से लेकर झुंझुनू तक जश्न मनाया जा रहा है और जश्न की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेता उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुना गया है। 725 में से 528 वोट उनको मिले हैं। 182 वोट मार्गिट अल्वा, जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थी, उनको मिला। 11 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होना है। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर फिलहाल 780 सदस्य हैं। यहां यह भी बता दें आपको कि राज्यसभा में 8 सीटें जो हैं वो खाली हैं, लेकिन 725 सदस्यों ने ही आज वोट डाला है, जिनका रिजल्ट भी आ चुका। 528 वोट जो हैं वो जगदीप धनखड़ को मिले हैं। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। 71 साल के जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए और इसी के साथ देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिला है। पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति मिला है देश को। और देखिए, लगातार मिलने का जो सिलसिला है, बधाई देने का जो सिलसिला है, जश्न की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं। अमित शाह की मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले आते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, जब अमित शाह उनसे मिलने पहुंचे थे, तो एक बधाई का तांता सा लग चुका है। देश को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं। 15 वोट आपको यहां यह भी बता दें अमान्य घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलकर उनको बधाई दी है। जगदीप धनखड़ एक महत्वपूर्ण ये चुनाव और इसको लेकर पहले से तैयारी कि किस नाम पर चर्चा होगी, और उसके बाद चर्चा आकर खत्म होती है। जगदीप धनखड़ के नाम पर ऐलान होता है एनडीए की तरफ से। तमाम दल जो सब 3 तस्वीरें इस बीच जरा आपको दिखाएं। उपराष्ट्रपति बनेंगे अब धनखड़। 11 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद उन्हें बधाई दी, उनसे मिलकर मुलाकात करके। और जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये धाकड़ जीत धनखड़ की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको बधाई दी, उनसे मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, उनसे मिलने पहुंचे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कैथाना गांव में उनका जन्म हुआ था। 1989 में पहली बार वो सांसद चुने गए थे। 30 साल के तकरीबन उनका राजनीतिक सफर रहा है। हालांकि इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में जाट समुदाय से ताल्लुक ही रखते हैं और राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और ये बड़ा ऐलान माना जा रहा था। इस वक्त 3 सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिलन हमारे साथ मौजूद हैं, जय किशन शर्मा झुंझुनू में हमारे साथ मौजूद हैं। जरा तस्वीरें और खबर उसकी शुरुआत हम झुंझुनू से ही कर लेते हैं, क्योंकि वहां से तस्वीरें जो आ रही हैं वो जश्न की, वो वाकई दिल को छू लेने वाली हैं। जय किशन, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। क्या जश्न थम चुका है या अभी भी लोग जश्न मना रहे हैं? अर्पिता, फिलहाल अभी लोगों ने ब्रेक लिया है, लेकिन मिठाइयों का जो दौर है वो अभी भी जारी है। आप ये देख सकते हैं, ये इनके भाई है, ये दोनों भाई है जगदीप धनखड़ के, एक दूसरे के मिठाई खिला रहे हैं और अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। इन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि शेखावाटी राजस्थान का ये बेटा संविधान के मंदिर के इतने बड़े पद पर पहुंच रहा है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। हम यहाँ बातचीत करेंगे कुछ यहाँ के लोगों से, इनके परिवार के लोगों से। किस तरह का मिजाज था जगदीप जी का? बहुत बढ़िया मिजाज था, बहुत घुलनशील थे। और अब भी बच्चों से भी बात करते हैं, आते हैं तब बड़ों से बड़ों के सी, बच्चों से बच्चों के सी, और पूरा ध्यान रखते हैं आने परिवार का, गाँव का। कोई भी आदमी आए उससे पूछते हैं क्या हाल है, सबसे मिलनसार है और गांव में कोई आपके सब काम करते हैं। किसान का बेटा जो है इतने बड़े पद पे पहुंचा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है और आगे के भविष्य के लिए भी लोगों को बहुत ही मतलब ये है कि मतलब हमारे लिए कुछ करेंगे, गांव के लिए भी कुछ करेंगे और बहुत खुशी की बात है। देश के विकास में उनका कितना अहम योगदान रहेगा? आप देखिए, एक बहुत ही विद्वान आदमी हैं, हमेशा संविधान के प्रति समर्पित रहे हैं। निश्चित रूप से देश को उनका फायदा मिलेगा, देश के विकास में उनका अच्छा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये हमें आशा है।
और मतलब मैं कैमरा पर्सन निखिल को कहूंगा एक बार वो दिखाए कि दिवाली का माहौल है, जिस तरह की लाइटिंग्स लगी है वो बिल्कुल वैसी है जैसे दिवाली में लगती है। धनखड़ के बैनर है, एक चांद आसमान पे चमक रहा है और एक पूरे देश में शेखावटी के धरती से। और अब धीरे धीरे जो भीड़ है यहाँ से वो छट रही है, लेकिन लोगों के मन में उत्साह, प्यार बिल्कुल। और वो लगातार तस्वीरें भी बढ़ रहा है। हमने देखी है, वाकई आप जैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लग रहा है वो उनका वो जिला, वो जगह इस वक्त दिवाली ही मनाती हुई नजर आ रही है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है, मिलन भी हमारे साथ है। हिमांशु, देखिए ये बड़ा दाव और बहुत ही समझा सोचा दाव भी माना गया बीजेपी का, जैसे ही जब उनको उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया। 2023 में और 2024 राजस्थान और हरियाणा विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में एक तीर से कह सकते हैं दो निशाने, किसानों को भी और जाट समुदाय को भी। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि किसानों को भी साधने की कोशिश की गई है और जाटों को भी साधने की कोशिश की गई है। जयदीप भटनागर के नाम की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के ही नहीं बल्कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जाटों की संख्या है वो उसको ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ के नाम को आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाट समुदाय के साथ साथ जगदीप धनखड़ जो है ओबीसी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले कुछ समय से, यानी कि ये कह सकते हैं कि 2013 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है कि ओबीसी की जातियों को जो है वो साथ में लाया जाए, जोड़ा जाए। और 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 के विधानसभा चुनाव या 2013 के जो है विधानसभा चुनाव राजस्थान के हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो और 2022 के अंदर भी उत्तर प्रदेश में जाटों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 22 में थोड़ी सी कमी भारतीय जनता पार्टी को लगता है, क्योंकि कृषि कानून बिलों को लेकर कहीं ना कहीं अगर जो दो कम्युनिटी सबसे मुखर थी उनमें सिख कम्युनिटी और जाट, तो इसलिए जाटों को मनाने के साथ साथ ओबीसी का दांव भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने चला। और भारतीय जनता पार्टी को ये कह सकते हैं कि 24 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ के नाम को आगे बढ़ाया। और क्योंकि राज्यसभा को चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और पिछले कुछ समय में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने जो है राज्यपाल की भूमिका निभाई और ममता बनर्जी के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा भरोसा है कि जगदीप धनखड़ जो है उसी तरीके के की जो कार्यशैली है वो राज्यसभा में भी दिखेगी। क्योंकि राज्यसभा में कई बार ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलता है कि जब कोई बड़े बिल होते हैं तो विपक्ष की तरफ से कोशिश की जाती है कि उन बिलों को रोका जाए, सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए विवश किया जाए, या संख्या बल के आधार पर जो है वो हंगामा करते हैं। ऐसे में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है किस तरीके से सदन को चलाया जाए। इसीलिए तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार की जो कार्यवाही है उसको कैसे जो है संसद के अंदर पास कराया जाए, ये सारी जिम्मेदारी जो है राज्यसभा के चेयरमैन के पास होती है। क्योंकि राज्यसभा एक बड़ा सदन है और हमेशा कहा जाता है कि राज्यसभा के अंदर किसी भी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है। तो ऐसे में इस तरीके की कार्यकुशलता जो है वो जगदीप धनखड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिखती है कि राज्यसभा को भी वो चला सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैसेज, जो संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय को जो संदेश देना है, उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफगोई से बहुत अच्छा फैसला लिया। ठीक है हिमांशु, रही जरा साथ मिलन भी है। मिलन, आपके पीछे हम देख रहे हैं अभी भी जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से वहां पर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और अमित शाह भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं मुलाकात करने? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कुछ ही समय में बाहर आएंगे अपने निवास से, और तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो उनसे लोग मिलने के लिए आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ में फूल के गुलदस्ते भी हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर इनका इंतजार कर रहे हैं, और फूल के गुलदस्ते में वहां पर दिखाना चाहूंगी लोग लेकर खड़े हैं और उनका इंतजार भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारा समुदाय जो है यहाँ पर जगदीप जी से मिलने आया हुआ है। तमाम नेतागण भी यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। अमित शाह से लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आए, उसके बाद ओम बिरला भी पहुंचे, पीयूष गोयल भी यहाँ पर पहुंचे, राजनाथ सिंह भी पहुंचे, अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे, और तमाम ऐसे नेता वहां पर अभी भी मुलाकात जारी है उनकी। और ढोल और नगाड़ों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी भी लगातार नेताओं का स्वागत हो रहा है, और जगदीप धनखड़ जी उनसे मुलाकात कर भी रहे हैं। लेकिन जिस किसान पुत्र को, जिस
पश्चिम बंगाल के गवर्नर को, इतना लंबा उनका कार्यकाल रहा है, वकील भी वो हैं, लेकिन यहाँ पर जो नारे लग रहे थे, किसान पुत्र के नारे लग रहे थे, और क्योंकि वो राजस्थान से हैं तो पूरा ये घर इस वक्त राजस्थान के रंगों में सरोवर हो रखा है, और इसीलिए शायद यहाँ पर जश्न का जो माहौल है आपको देखते ही बनता होगा। बट आने वाले समय में अभी हम देखेंगे, कुछ ही देर में जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे, गानों की आवाज गूंज रही होगी पीछे, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं और इंतजार अभी हो रहा है कि नए उपराष्ट्रपति बाहर आकर अपने लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पीपल्स गवर्नर यानी लोगों का, जनता का गवर्नर भी कहा गया है। ठीक है, जरा मिलन रहिएगा, जैसे वो बाहर निकलते हैं तो आप इशारा कीजिएगा, आपका रुख करूंगी। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, जिस तरीके से ये पूरा वोट हुआ, क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आई हैं, किसने किसने क्रॉस वोटिंग की, किस किस पार्टी के कितने नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जो है वो थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुमान था 530 वोटों का, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 528 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी इस पूरे चुनाव को लेकर, उसमें वो सफल है। 2 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वोट नहीं किया है अर्पिता। एक है सनी देओल, क्योंकि उनका विदेश में इलाज चल रहा है, दूसरे हैं संजय धोत्रे, वो भी हॉस्पिटलाइज है और स्वास्थ्य के कारण के चलते जो है दोनों ही जो है यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि 70% से ज्यादा मत जो है वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में पड़े हैं। और जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी, उनको था कि 30% वोट जो है वो मार्गरेट अल्वा को पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं 26% के आसपास जो है मार्गरेट अल्वा सिमट कर रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून की बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 15 सांसदों के वोट रद्द हुए हैं। ये वो सांसद हैं जो 15 से 20 लाख लोगों के वोट लेकर चुनाव जीतते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं ये सोचना जरूर होगा कि सांसदों को ये समझना होगा। ठीक है, यानी हिमांशु रहिए जरा साथ, मिलन रहिए जरा साथ। देखिए, जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बम्पर जीत हासिल की। उन्हें 528 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। जैसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत का ऐलान हुआ, 11 अकबर रोड पर गहमा गहमी कुछ ज्यादा बढ़ गई। बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। देश के होने वाले उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ देर तक बातें होती रही। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी वहां पहले से मौजूद थे। He understands the constitution very well and he will be a wonderful chairman for the Rajya Sabha. Will be an outstanding vice president. To have a president, a tribal lady president, Mahamahim Draupadi Murmu ji, the nation is blessed to have a son of a farmer, an eminent jurist as the vice president of India. 11 अकबर रोड पर जगदीप धनखड़ को बधाई देने वालों का तांता लगा। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने होने वाले उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। I am so happy. I congratulate him, and he has a very good, vast knowledge about the constitution and law, and also quite witty. I am quite confident that he will handle the situation in the Rajya Sabha very well, and I am also so happy that it is a very, very decisive. जगदीप धनखड़ की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी और ट्वीट किया। मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ जी संविधान के एक आदर्श संरक्षक सिद्ध होंगे। उन्हें इस जीत पर बधाई देता हूं। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सहयोगियों, अन्य दलों व संसद सदस्यों का धनखड़ जी का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चले मतदान में दोनों सदनों के 725 सांसदों ने वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एक के बाद एक 528 सांसदों ने जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट डाला और उनकी जीत सुनिश्चित कर दी। मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45 हेयर स्ट्रीट कोलकाता 7000001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।
जगदीप धनखड़ की जीत का मतलब ये कि एक बार फिर ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीतियों का कोई तोड़ नहीं। मतलब ये कि बीजेपी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कोई नहीं दूर दूर तक। मतलब ये कि एक बार फिर बीजेपी ने विपक्ष की पूरी सियासत को ध्वस्त कर दिया। आज तक ब्यूरो। लगातार देखिए हमारे सहयोगी मौजूद है, पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। मिलन, क्योंकि आप कह रही थी थोड़ी देर में जगदीप धनखड़ जो है वो बाहर मिलने वाले, जमावड़ा भी लग रहा है लोगों का, निकले हैं क्या वो, क्या हालचाल? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी बस पधार रहे हैं। हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं कि अभी जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर पहुंच गए हैं, नए उपराष्ट्रपति। सर, क्या कहना चाहिए? तालियों की आवाज यहाँ पर गड़गड़ा रही है पूरी तरीके से। बीजेपी के पीयूष गोयल भी उनके साथ है। जगदीप धनखड़ इस वक्त स्टेज पर रुक करते हुए उनके साथ जय जवान जय किसान के नारे लगते हुए, और आप देख सकते हैं कि जो मंच पर इस वक्त जगदीप धनखड़ जी पहुंच गए हैं, उनके साथ प्रहलाद जोशी भी हैं और पीयूष गोयल भी वहां पर उपस्थित है मंच पर, और तमाम उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता, उनको यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं। और हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी ने खुद भगवा कलर का रंग का इस वक्त साफा पहना हुआ है और एक एक करके वहां पर नेताओं से मिलते हुए, लोगों से मिलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मंच पर। हमने बात करने की उनसे कोशिश की, काफी खुश दिखाई दे रहे थे और नमस्कार करके मंच पर पहुंचे। अब एक एक करके लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा लगातार। यहाँ पर इस वक्त पीयूष गोयल भी यहाँ से निकलते हुए मंच पर उन्हें लेकर गए थे। प्रहलाद जोशी जी भी यहाँ से जाते हुए दोबारा निवास के अंदर, लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी का स्वागत किया जा रहा है। और तमाम यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं। यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे लगातार आपको सुनाई दे रहे होंगे और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं फूलों के गुलदस्ते लेकर मंच पर पहुंचे हैं। किसान पुत्र उनको कहा जा रहा है और किसान का बेटा जिंदाबाद के नारे आपको इस वक्त सुनाई दे रहे होंगे। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतागण हो, चाहे समर्थक हो उनके पार्टी के, या फिर तमाम लोग हों जिनके साथ उन्होंने काम किया है, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त जगदीप धनखड़ जी को देखने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। हिमांशु भी दिखाई, हिमांशु जरा आप भी तस्वीरें दिखाई, क्योंकि बधाई देने का एक तांता सा लग चुका है। कितने लोग वहां पहुंच रहे हो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धनखड़ का अभिनंदन करने के लिए वहां पर कितने लोग पहुंचे हैं, गुलदस्ता देखकर उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये दिल्ली की तस्वीरें, वहीं अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं, क्योंकि जीत का जश्न सिर्फ झुंझुनू में नहीं, गृह जिले में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है देश दिवाली मनाता हुआ नजर आ रहा है। देश को आज नए उपराष्ट्रपति मिले हैं, 11 तारीख को शपथ होनी है। मिलन, जरा तस्वीरें दिखाई, कौन कौन पहुंचा है और कितनी भारी तादाद में लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इस पंडाल में इस वक्त पैर तक रखने की जगह नहीं है, इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नासिर से कहूंगी कैमरा पैन करके दिखाएं आपको कि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को बाहर रोक दिया गया है क्योंकि अंदर अब जगह नहीं है। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे हैं और मंच पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें फूलों के गुलदस्ते द्वारा, जो किसान है यहाँ पर वो भी पहुंचे हुए हैं। जगह जगह से, राजस्थान से लोग आए हैं, झुंझुनू से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग बस इंतजार कर रहे हैं लंबी कतारों में उनसे मुलाकात यहाँ पर करने के लिए। और देख रही हैं आप किस तरीके की उत्सुकता लोगों में इस वक्त दिखाई दे रही है। मंच पर अगर मैं दोबारा दिखाना चाहूँ आपको तो आप देख सकते हैं कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी इस वक्त उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। शुरुआत में जगदीप धनखड़ जी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुस्कुराकर नमस्कार किया और कहा कि
पहले लगातार वो अपने समर्थकों से मिलना मैं चाहेंगे। आपका रुख करूंगी। हिमांशु भी इसमें जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी अर्पिता, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जश्न की अलग अर्पिता, तस्वीरें, सवाल लेकिन दोहराएंगे? अभिनंदन करने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए बिल्कुल भारी तादाद में जो है आम जनता भी पहुंच रही है, नेता भी पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, तमाम लोग पहुंचे। और अब देखिए कि जो लोग राजस्थान या देश के दूर दूर कोने से आए हैं उनको जगदीप धनखड़ जो है वो बधाई दे रहे हैं और उनका अभिनंदन जो है वो देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जा रहा है। आप देखिए बिल्कुल हाथ जोड़कर जो है वो जगदीप धनखड़ लोगों को आभार प्रकट करते हुए, और आप देखिए बिल्कुल जगदीप धनखड़ जो है वो अब लोगों से मुलाकात करने के बाद कर रहे हैं। कुछ महिलाएं आई हैं जो राजस्थान की ड्रेस में आई हैं और अब जगदीप धनखड़ का उन राजस्थान और की उन महिलाओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है जो पिछले कुछ समय से उनका बहुत इंतजार कर रही थी, और लगभग ये कह सकते हैं कि लंबी एक पंक्ति लगी हुई है जो लोग जगदीप धनखड़ को देश के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो है वो बधाई देना चाहते हैं। और आप देखिए कि लगातार जो है मंच पर महिलाएं भी नजर आ रही हैं, पुरुष भी, और तमाम वो लोग जो देश के नए राष्ट्रपति को जो है वो बधाई देना चाहते हैं, वो लगातार जो है फूल, गुलदस्ते और साथ ही साथ शॉल लेकर आए हैं देश के उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए। और यही देखिए कि महिलाओं को भी हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जी हाँ, जगदीप धनखड़ की राजनीति जो है 1989 में शुरू हुई थी जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। और आप देखिए कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो देश के जो है वो पहले जो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये शायद जगदीप धनखड़ को भी अंदाजा नहीं होगा। हिमांशु, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देखिए मंच पर जगदीप धनखड़ जो कि अब नए उपराष्ट्रपति हैं वो दिख रहे हैं। इस वक्त नीचे उतरिए, बात करिए सर। तो ये मुस्कुराहट हिमांशु, आज ये मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बोल रही है। देखिए बिल्कुल जगदीप धनखड़ की मुस्कुराहट कुछ ना कुछ बोलती है। आप देखिए पिछले सवा दो साल के अंदर जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते रहे हैं, तलखी भरे रहे हैं, लेकिन जब भी उनकी मुलाकात होती तो वो इसी तरह मुस्कुराते हुए मिलते हैं। और आज भी वो इस चुनाव को जीतने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके नाम की घोषणा होने से पहले मिलने गए थे तो जिस तरीके के जेस्चर से वो शायद बता रहा था कि अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। और यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम रजत चौधरी है और मैं ये आज बहुत खुश हूँ कि आज किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, फिर आज चुनाव जीते हम और भारी मतों से विजयी हुए। सबसे पहले धन्यवाद मैं मोदी जी का करना चाहता हूँ, अमित शाह जी का करना, नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बनाया है। आज देश भर में किसान बहुत खुश है। अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, बिल्कुल, यानी हिमांशु तस्वीरें देखिए आप दिखा रहे हैं और जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं जगदीप धनखड़, आप जरा हिमांशु किसी से बात कर रहे हो तो करिए, फिर उसके बाद आगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने निर्णय लिया कि किसान पुत्र को, बहुत बड़े विद्वान को उपराष्ट्रपति पद के का कैंडिडेट होगा। उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि बहुत बड़ी जीत होने वाली है। ना सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों ने अरुण जी, बल्कि जो विपक्षी दल हैं आपके, वाईएसआर कांग्रेस है, बीजेडी है, बीएसपी है, तमाम उन दलों ने भी आपको समर्थन दे दिया जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी। नहीं, उम्मीद सबसे थी। देखिए, जब आप अच्छे प्रत्याशी को देते हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से किसान पुत्र को, जिस प्रकार से विद्वान व्यक्ति को, जमीन से उठे हुए व्यक्ति को, जिस दिन उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट की घोषणा हुई, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि विपक्ष के लोग भी अपनी बैरियर को तोड़कर, सीमाएं तोड़ करके समर्थन करेंगे। समर्थन किया। अरुण जी, अंतिम सवाल है, टीएमसी ने साथ दिया या खिलाफ रही, क्योंकि वो इस पूरे चुनाव में एब्सेंट कर गई? देखिए, ये तो आपको क्यास लगाना है, लेकिन विपक्ष में तो नहीं गई।
विपक्ष में नहीं गई तो अब ये कह सकते हैं कि जो तकरार थी, जो दूरियां थी, वो कुछ दूर हो जाएंगी। नहीं, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से दूरियां नहीं होती, लेकिन जरूर जनता के हित के लिए अवश्य रूप से हम लड़ाई करते हैं। बंगाल में जिस प्रकार से त्राहिमाम की स्थिति है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी वहाँ पे प्रताड़ना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर के वहाँ विरोध कर रही है। कुछ रिश्ते मधुर होंगे? आप कह ऐसा कैसे? देखिए, बिल्कुल अरुण सिंह, बिल्कुल इसको बड़ी जीत के तौर पर देखा भी जा रहा है, क्योंकि अगर देखिए तो पिछले 6 उपराष्ट्रपति चुनावों में सबसे बड़ी जीत रही है जगदीप धनखड़ की। तो 2003 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे और फिर लगातार उनके सियासी करियर का जो ग्राफ है वो चढ़ता गया। 2019 में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहा उनका पूरा सियासी सफर। Process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. जगदीप धनखड़ का सियासी सफर 33 साल पुराना है, लेकिन वो देश की नजरों में तब आए जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। मुख्यमंत्री राज्यपाल के टकराव ने उन्हें एक सख्त प्रशासक की छवि दी और दीदी के साथ सियासी तल्खी ने उन्हें एक बेहद सधे हुए राजनेता की पहचान दी। पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है। बहुत कम राज्यपाल ऐसे होते हैं जो मीडिया से खुलकर बात करना पसंद करते हैं। जगदीप धनखड़ उन्हीं कम राज्यपालों में शुमार रहे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते उन्होंने मीडिया से कभी परहेज नहीं किया। जब भी सरकार से किसी मुद्दे पर मतभेद हुए, उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। जगह कोई भी हो, कोलकाता, सिलीगुड़ी या फिर दार्जिलिंग, मुद्दा कोई भी हो, चुनाव बाद हिंसा का या फिर बीरभूम में आगजनी के बाद हिंसा का, जगदीप धनखड़ ममता सरकार को खुली नसीहत देने में कभी पीछे नहीं रहे। From process of law, we are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I am in touch with the Honorable Chief Minister. जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर झुंझुनू में एक छोटा सा गांव है किठाना। छोटे से गांव से निकलकर सियासी गलियारों से होते हुए उपराष्ट्रपति तक के सफर में किसान का बेटा होना जगदीप धनखड़ की मेहनत को धार देता रहा। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जगदीप धनखड़ को जानने वाले बताते हैं कि वो कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने इसकी सलाह दी। धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर ही उन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में LLB किया। वह फर्स्ट जनरेशन के
प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। जगदीप धनखड़ को याद करके उनके गांव वाले कई दिलचस्प बातें बताते हैं। गांव के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई काम किए हैं। सिलाई ट्रेनिंग सेंटर शुरू करवाया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए, लाइब्रेरी खुलवाई। लोग बताते हैं कि जगदीप धनखड़ अपने गांव में अंग्रेजी बोलने वाले पहले शख्स थे। अब उनकी ख्वाहिश है कि गांव का हर लड़का धड़ल्ले से अंग्रेजी बोले, इसलिए गांव में स्पोकन इंग्लिश के क्लास भी खुलवाए। जगदीप धनखड़ के पिता गोकुल चंद धनखड़ खेती करते थे। उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की है। उनके पास लॉ की डिग्री है। 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। वो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ भले ही सत्ता और सियासत के मंचे हुए खिलाड़ी ना हो, भले ही कानून के सधे हुए जानकार हों, लेकिन उनके भीतर आज भी एक ठेठ देसी किसान पुत्र की आत्मा बसती है। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो कि बिहार से आ रही है। जेडीयू के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में नीतीश ने आरसीपी सिंह से जवाब मांगा था। इस्तीफे के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, इससे पहले आईएएस अफसर भी रह चुके हैं, काफी घनिष्ठ रहे हैं वो नीतीश कुमार के, लेकिन धीरे धीरे जो तल्खियां थी वो बढ़नी शुरू हुई। आय से अधिक संपत्ति का जवाब उनसे मांगा गया था और यहां खास बात तो ये भी है कि इसकी जांच ही जेडीयू ने कराई। तो अपने ही नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप और सवाल जवाब करने वाली संभवतः ये पहली ही पार्टी रही होगी और जेडीयू एक डूबता हुआ जहाज है, ये जवाब भी उन्होंने कहा, यानी खुलकर बरसे हैं आरसीपी सिंह अपने इस्तीफे के बाद। सुनिए क्या कहते हैं। आज भी मैं बोल रहा हूं, देखिए दम है ना, बता दे, हमारा तो सब कागज है ना, निकाल देना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा बताइए ना। यहाँ जी, यहाँ 900 रुपये 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गाँव में रहती, हमारी पत्नी तो यही रहती है, यही खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी? अरे हमको थोड़े हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं है। जिनका है जाकर पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी? हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गाँव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए इस पर भी, अब भाई दिल्ली से रहा गाँव पर पहुंचा दियो। अब जब मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या? जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए मैं इन सब चीजों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ? देखो 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया।
हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। रोहित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, जो नाराजगियां थी, जो मनमुटाव था, वो खुलकर सामने आ चुका। नीतीश कुमार की तरफ से जब जवाब मांगा गया, ये दिख गया कि वो कितने नाराज थे, और आरसीपी सिंह भी अब खुलकर, जब वो सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे चुके हैं, तो खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। वो वक्त बीत गया जब घनिष्ठ दोस्त हुआ करते थे। जी बिल्कुल, तकरीबन जो 25-30 साल की जो दोस्ती थी और जो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का सबसे करीबी सलाहकार, राजदार माना जाता था, वो दोस्ती आखिरकार टूट गई। वो दोस्ती जब रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उस वक्त शुरू हुई थी, जब रेल मंत्रालय में आरसीपी सिंह से पहली बार संपर्क में आए थे नीतीश कुमार। उसके बाद से अब तक वो लगातार साई की तरह नीतीश कुमार के साथ रहे। लेकिन आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए नीतीश कुमार के पार्टी के द्वारा आरसीपी सिंह पर, उसके बाद लगता है वो एक आखिरी कड़ी थी जो बिल्कुल टूट गई है। और उसके बाद आज जनता दल यूनाइटेड से जो है इस्तीफा दे दिया है आरसीपी सिंह ने, और बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बताया किस तरीके से जो जेडीयू है एक डूबता हुआ एक नाव है और भविष्य किस तरीके का होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की गहरी घनिष्ठ दोस्ती थी, वो आखिरकार आज टूट गई। और इसकी शुरुआत 6-8 महीने पहले शुरू हुई थी, जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे। उसके बाद ही ये बात नीतीश कुमार को गवारा नहीं हुआ था, और उसके बाद से ही दोनों में टकराव की स्थिति शुरू हो गई थी। उसका तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा गया नीतीश कुमार के द्वारा आरसीपी सिंह को। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा मोदी मंत्रिमंडल में। और उसके बाद ऐसा लग ही रहा था कि अब रिश्ते दोनों के इतने खराब हो गए हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। और आज जब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लगाए उनके ऊपर, तो उसके बाद लगता है सब्र का बांध टूट गया और आखिरकार आरसीपी सिंह ने पार्टी से जो छोड़ने का जो है ऐलान कर दिया है। रोहित, ये दो बड़ी चीजें हैं। ये मुझे लग रहा है कि देश की पहली पार्टी संभवतः है जो अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल जवाब कर रही थी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, जांच करके खुद ही बताती कि भ्रष्टाचार का मामला है, आप जवाब दीजिए। दूसरा, कोई भी राजनेता अपने लिए पहले सियासी जमीन तलाश लेता है, उसके बाद ही कहीं इस्तीफा, क्योंकि इस्तीफे की तो बात नहीं थी, जवाब देने की बात थी। हो सकता था वो जवाब देते, बातचीत करते, स्थितियां सुधरने की तरफ कदम उठाते। तो क्या कहीं पहले ही उन्होंने अपने लिए मैदान तय कर लिया है जहां वो आगे खेलने वाले हैं? देखिए अर्पिता, जो आप जो एक बात कह रही हैं कि क्या उन्होंने अपना मैदान तैयार कर लिया, तो देखिए आरसीपी सिंह को हमेशा जो है जेडीयू के अंदर एक बीजेपी का आदमी माना जाता है। अगर आप बिहार की राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि आरसीपी को लोग बीजेपी मैन इन जेडीयू के रूप में जाना करते थे। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मंत्रिमंडल में जो है, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह भी मिल गई, क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं से बेहद करीबी रिश्ते थे उनको। और शायद ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी, और इसी का खामियाजा जो है हमने देखा कि राज्यसभा नहीं भेजा गया उनको, तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जहां तक आप जांच की बात कर रही थी, तो जाहिर सी बात है अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे एक ईओडब्ल्यू, ईडी, विजिलेंस जो है वो जांच करती है। लेकिन संभवतः ये पहला मामला है देश में जहां एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने ही नेता पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है कि आपने ये भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया है, इसका सिलसिलेवार जो है वो जवाब दीजिए। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। और जहां तक सियासी जमीन की आप बात कर रही थी, तो बीजेपी के साथ आरसीपी के अच्छे रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो अगर अब आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह बीजेपी का दामन थाम ले, तो इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए अर्पिता। ठीक है रोहित, जरा ये बताइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो अब जेडीयू है वो डूबता जहाज है, उनका ऐसे इस्तीफा दे देना, कितना फर्क पार्टी को पड़ेगा उनके जाने से? आप क्या देखते हैं बिहार की राजनीति को समझते हुए? देखिए, अगर बिहार की राजनीति को कोई करीब से जानता है तो वो समझ सकता है कि नीतीश कुमार भले ही 15-17। बिल्कुल, तो देखिए हम जल्दी से आपको ये भी दिखा रहे हैं कि विकल्प वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे आगे विकल्प खुले हुए हैं, यानी हो सकता है, जैसा हम चर्चा कर रहे थे रोहित से, कि अपनी मैदान उन्होंने सेट किया, वहां जाकर वो बैटिंग करेंगे, इसके लिए ही इस्तीफा दे दिया गया है। देखना होगा, बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। अब रुक कर लेते हैं, जिस तरीके से बिहार की स्थितियां रही है, जेडीयू ने कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह को नोटिस जारी कर पूछा कि 11 साल में 58 संपत्ति कैसे बनी। आरसीपी सिंह ने इस चिट्ठी का तो जवाब नहीं दिया, सीधा उन्होंने पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया। अब आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है।
पहले राज्यसभा का पत्ता कटा, फिर केंद्रीय मंत्री का पद हाथ से गया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा और आखिरकार आरसीपी सिंह ने भारी नाराजगी के साथ जेडीयू से अपना इस्तीफा दे दिया। मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दी। बिल्कुल बताइए मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते, दो आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की ओर से लिखी गई चिट्ठी से हुई, जिसमें अकूत संपत्ति को लेकर आरसीपी सिंह से सफाई मांगी गई थी। चिट्ठी में साल 2013 से 2022 के बीच 58 संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया है। इसमें नालंदा जिले में खरीदी गई 40 बीघा जमीन भी शामिल है। आरसीपी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी का जवाब तो नहीं दिया, सीधे इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इस बहाने उसी पार्टी पर हमला बोल दिया जिसके वो कुछ समय पहले तक अध्यक्ष थे। पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आरसीपी सिंह से जवाब तलब के बाद ही माना जा रहा था कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए भविष्य के कदम का संकेत दे ही दिया था। जीरो टॉलरेंस की बात नहीं होती तो इस तरह से इस मामला को सार्वजनिक हम लोग थोड़े करते या उनसे सवाल थोड़े पूछा जाता है। इससे तो स्पष्ट है कि बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हम लोग चलते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू ने अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोला तो बिहार की सियासत गरमाई हुई थी। आरजेडी ने इसी बहाने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी ने सधी जुबान में ही विपक्ष पर हमला बोला। राजद इस बात को लगातार कहता रहा कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके आरसीपी सिन्हा बिहार में टैक्सों की राही दोनों हाथ से कर रहे हैं और इनके इर्द गिर्द रहने वाले 2-4 लोग जो लोग इनको सहयोग कर रहे थे, 1-2 तो नालंदा से ही वास्ता रखते हैं, उन तक भी अगर जांच की लपटे जाएगी तो और चीजें खुल करके सामने आएगी। ये उनके दल के बड़े नेता और उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है, लेकिन आरोप लगाना और आरोप जिस पर लगा है उसका जवाब सुनना ये भी जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास थे। पार्टी में उनकी तूती बोलती थी। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, केंद्रीय मंत्री के पद पर पहुंचाया गया, लेकिन वक्त बदलने के साथ उनकी ही पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए। भ्रष्टाचार के आरोपों से बढ़ती हुई बात आरसीपी सिंह के इस्तीफे तक पहुंच गई। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो रोहित हमारे साथ लगातार मौजूद है और ये देखिए, ये वाकई रोहित चौंकाने वाला था। क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती थी कि अगर जवाब मांगा जाता है भ्रष्टाचार पर तो आरसीपी सिंह इस्तीफा ही दे देंगे सीधे, या फिर उस पर पहले जवाब देंगे, या कोशिश कर सकते थे कि व्यवहार कुछ अच्छा हो जाए और स्थितियां कुछ दिन के बाद ऐसी बने कि इस्तीफा देना पड़े? देखिए, जब आरसीपी सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो ऐसा लगा कि जैसे उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया पिछले 6-8 महीने में नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच रिश्ते जो हैं खराब हुए हैं, उसके बाद तो ऐसा होना तय माना जा रहा था, बस वक्त का इंतजार था। और आज जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वो लग रहा था कि जो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसे कहते हैं, कि ताबूत में आखिरी कील है, वो ठोक दी गई। उसके बाद आरसीपी सिंह ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे अपने स्पष्टीकरण भी जो है वो दिया है मीडिया के सामने। वो कह रहे हैं कि उनके जो तमाम जो प्रॉपर्टीज दिखाई जा रही हैं उनकी बेटियों के नाम पे, उनकी पत्नी के नाम पे, वो सब इनकम टैक्स पेयर्स हैं। वो लोग 2010 से 2009 से जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रही हैं और सब चीज का जिक्र जो है उसमें किया हुआ है और उनके नाम पर कोई संपत्ति ऐसी नहीं है जिसको लेकर जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि ये पूरा जो आज का वाकया हुआ था वो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के जो इमेज है उसको डेंट करने के लिए, उसको उनकी फजीहत करने के लिए जो है वो किया गया था। क्योंकि इस तरीके की खबरें भी आ रही थी कि आरसीपी सिंह हो सकता है आने वाले दिन में बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो बीजेपी में जाने से पहले उनकी इमेज को जो है वो डैमेज किया जाए, उसको लेकर माना जा रहा है कि इस तरीके की जो आज ये पूरा खेल खेला गया और भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगाए गए। लेकिन इसका फल दरअसल ये हुआ कि आखिरकार शाम में आज थोड़ी देर पहले आरसीपी सिंह ने जो है वो जेडीयू से जो है इस्तीफा दे दिया, जमकर बरसे नीतीश कुमार पर और डूबता हुआ जहाज तक बताया
जेडीयू को और कहा कि वहां पे कुछ भी अब उनका भविष्य नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तकरीबन 30 साल पुरानी दोस्ती जो थी आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की, वो आखिरकार वो उसका आज अंत हुआ। अर्पिता, रोहित, जरा ये बताइए कि यहाँ ही गेम ओवर हो चुका है या अभी भी कुछ गेंदें बची हैं? क्या स्थितियां आपको दिख रही हैं? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि उनको एनडीए का खास तौर पर बीजेपी का वहां पर ये बताया जाता था कि वो बीजेपी के ही वहां प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां रहते थे या काम कर रहे थे, ये आरोप उन पर मढ़े जाते थे। अब अगर ऐसे में बीजेपी उनको साथ ले लेती है तो क्या ऑल इज वेल है एनडीए के अंदर? देखिए, मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि आज का जो ये पूरा जी मेरी आवाज आ रही है? जी रोहित, आ रही है, बोलिए। जी, मैं बता रहा था कि जिस तरीके से आज का ये घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं अभी बैकफुट पे जरूर होगी, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार के जो है वो आरोप लगे हैं आरसीपी सिंह पर। और ऐसे में अगर बीजेपी तुरंत आरसीपी सिंह को पार्टी में ज्वाइन कर लेती है या फिर आरसीपी सिंह ही बीजेपी में जाते हैं, तो ये एक गलत मैसेज जो है वो जाएगा कि बीजेपी जो है एक दागी व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको पार्टी में शामिल करा लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा कि आरसीपी सिंह बता रहे थे, उनके पास कुछ भी छुपाने को नहीं है, सब कुछ जो है, सब चीजों के दस्तावेज और सब चीजों के कागजात उनके पास हैं। तो अब जेडीयू से तो दामन छूट गया है, उनका साथ छूट चुका है। आने वाले दिनों में हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन ये तुरंत मुझे लगता है नहीं होगा। कुछ 2-4 महीनों का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी अभी इस मौके पर जो है नीतीश कुमार को देखिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी। 2024 से पहले बीजेपी की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार को एनडीए का हिस्सा बना के रखा जाए, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाए। और इसीलिए शायद हमने देखा इस हफ्ते की शुरुआत में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही 2024 में और 2025 में उन्हीं के गठबंधन में जो है बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नीतीश कुमार की अहमियत पता है, क्या वो कि बिहार में वो एक जरूरत है बीजेपी के लिए, और इसीलिए बीजेपी मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहेगी नीतीश कुमार को, और तुरंत अभी आरसीपी को जो है वो पार्टी में शायद शामिल ना कराया जाए। ठीक है, और क्योंकि देखिए वो ये भी बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं, उन्होंने ये भी जिक्र किया और ये भी कह दिया कि अगर मुझसे चिढ़ है तो मुझसे ही निपटिए ना, इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ रहे आगे, बात अब जरा मुंबई की पात्राचौल की भी कर लेते, पात्राचौल घोटाले की बात, जहां संजय राउत को रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने सवालों की नई वर्षा शुरू कर दी है। पहली बार संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने ईडी के सवालों का सामना किया। अब यह माना जा रहा है कि ईडी संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। पत्राचौल घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। पहले ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को रिमांड पर लिया, अब उनकी पत्नी से करोड़ों के घोटाले को लेकर पूछताछ कर रही है, घोटाले की एक एक कड़ियां जोड़ रही है। संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी की पूछताछ इसलिए बेहद अहम है क्योंकि उनके अकाउंट में ही 55 लाख रुपए आए थे, जिसके बाद संजय राउत ईडी की जांच की जद में आए। ईडी की टीम वर्षा राउत से जानना चाह रही है कि उनके खाते में 2 साल पहले 55 लाख कैसे आया। पत्राचौल केस में आरोपी बिल्डर प्रवीण राउत ने आखिर कर्ज क्यों दिया। आरोप है किसी पैसे से राउत दंपत्ति ने दादर में एक फ्लैट लिया। तकरीबन 1.8 CR के आसपास का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट में लिया था। ये जो एंट्री क्रेडिट हुई है इसी को लेकर पूछताछ करेगी आज ईडी, और कहां से ये जो आया है, क्योंकि टोटल जो कोर्ट में लास्ट टाइम भी सिद्ध हुआ था जिसके कारण संजय राउत जी की कस्टडी बढ़ाई गई, वहां पर ईडी की टीम ने और उनके लॉयर्स ने ये बताया था कि जो 2.25 करोड़ के अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस है जिसका कोई हिसाब नहीं है, ये और फ्रेश एंट्री आई है, तो तरह तरह के जो आरोप है वो आते जा रहे हैं। फ्रेश ट्रांजैक्शंस दिखाए जा रहे हैं संजय राउत के अकाउंट में और उनकी वाइफ के अकाउंट में। पत्राचौल घोटाले में संजय राउत पर 3 मुख्य आरोप है। पहला, प्रवीण राउत से पैसे लेकर 2 फ्लैट और जमीन खरीदी। दूसरा, विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए प्रवीण राउत से खर्च लिया। तीसरा, संजय राउत ने पोजीशन का इस्तेमाल कर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिलाए।
ईडी 31 जुलाई को संजय राउत के घर पर आधम की और 17 घंटे एक्शन के बाद गिरफ्तारी की। तब से राउत ईडी की हिरासत में, तब से संजय राउत ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। कोई पैसा आया नहीं। आप लोग भी जानते हो कि आज एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का और किसी पार्टी को 10-10, 50 करोड़ के घर पे रहते हैं। हमारा क्या है, 1,06,00,000 रुपए का एंट्री दिखा रहे हैं। वो भी देखो कोई एंट्री, सब कोई कैश एंट्री नहीं है, जो भी एंट्री है वो चेक से एंट्री है। एक अलीबाग का दिखा रहे हैं, जबरदस्ती से किसी को बुला के 8-9 घंटा बिठा देते हैं और उनको जबरदस्ती से लिख के लेते हैं, कैश एंट्री लिख के लेते हैं। ये सब कुछ गलत तरीके से संजय राउत को अटकाने का कोशिश चालू। पत्राचौल घोटाला 2020 में पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के दौरान सामने आया। बिल्डर प्रवीण राउत का नाम घेरे में आए। उनके अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर होने का पता चला। पत्राचौल घोटाले में 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने उनकी पत्नी की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी सीज की है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ देव कोटक, मुंबई आज तक।